सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सबसे पहली बात तो ये सुन लो भाई कि ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है। सो इसमें अक्यूज्ड लड़की वाले भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, लड़के तो जनरली होते ही हैं, लड़के वाले भी जनरली होते ही हैं। तो ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है। तो जैसा आप जनरली पिक्चरों में देखते आए हो, खाली लड़के वाले डाउरी मांगे तो ही उसको इस लॉ में ऑफेंस नहीं माना गया है, बल्कि लड़की वाले भी अगर मांगे तो भी उसको एक ऑफेंस के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो पहली बात आप ये समझ के चलना, ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है। फिर सेकंड क्वेश्चन सोच के चलो कि भाई डाउरी इस लॉ में हमने टेक्निकल भाषा में, लीगल भाषा में किस चीज़ को कहा है। तो जो भी आप शादी ब्याह में भाई गिफ्ट वगैरह तो एक्सचेंज करते ही हो, लेकिन अगर वही गिफ्ट ऑन डिमांड देना पड़े आपको, मतलब सामने वाली पार्टी डिमांड करे उसकी, तो उसको डाउरी की डेफिनेशन में माना जाता है। अगर वही चीज़ विदाउट डिमांड एक्सचेंज हो रही हो तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डाउरी। सो ये आपको समझ के चलना है। फिर लॉ ही ये भी कहता है कि भाई जो गिफ्ट्स आप एक दूसरे को लें या दें, उसकी एक लिस्ट बना लें इस लॉ के हिसाब से। इस लॉ में जो रूल्स बनेंगे उस अकॉर्डेंस में जो भी फॉर्मेट है उसमें आप लिस्ट बना दें कि भाई ये गिफ्ट हमको मिले, ये गिफ्ट हमने दिए। तो ये आपको सेक्शन 2 में जो डाउरी की डेफिनेशन है वहाँ पे बता दिया जाता है। फिर अब जो चीज़ें मना हैं, जो चीज़ें ऑफेंस डिक्लेयर कर दी गई हैं, उसको देख लेते हैं कि भाई एडवर्टाइज़ करना इज़ एन ऑफेंस। एडवर्टाइज़ करना क्या, सपोज़ करो किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के लड़के की, किसी की लड़की की, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि देखिए हमको एक वर चाहिए या वधू चाहिए और उसको हम इतना पैसा या इतनी प्रॉपर्टी या इतना बिजनेस में शेयर ये सब दे देंगे अगर वो शादी के लिए हाँ करता है। तो उसको लॉ में एक ऑफेंस की तरीके से ट्रीट किया गया है सेक्शन 4A में, और हमने उसमें जो पनिशमेंट बना रखा है दैट इज़ अ मिनिमम ऑफ 6 months टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years ऑफ जेल। ठीक है, फाइन भी है, बट अभी आप केवल जेल से कंसर्न करो मोटा मोटा समझने के लिए। जिसको ज़्यादा टेक्निकल होना है वो जाके सेक्शन 4A में देख सकता है। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है कि भाई एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये एक ऑफेंस हमने डिक्लेयर कर दिया। दूसरा हमने क्या, हमने डिमांड करना एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। यानी कि आप डाउरी के लिए सामने वाले से डिमांड अगर करोगे तो आपको जेल हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति, जब मैं कहूँ डिमांड कर लो, डाउरी लो, डाउरी दो, तो खाली ये मान के मत चलना कि लड़का ही या लड़की ही, लड़के के पेरेंट्स भी, लड़की के पेरेंट्स भी, लड़की के रिलेटिव्स भी, लड़के के रिलेटिव्स भी, मतलब काफ़ी ब्रॉड स्कोप है ताकि किसी भी मैरिज की, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति वो ट्रांजैक्शन ना आके कर पाए कि भाई लॉ में हमको तो कवर नहीं किया गया, हम जाके डाउरी ले आते हैं या हम जाके मांग आते हैं। तो ऑलमोस्ट सबको ही कवर करके रखा गया है। तो डिमांड आप करेंगे तो आपको मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 2 years की जेल हो सकती है। सेक्शन 4 में आपका ये ऑफेंस है। फिर आपका अगला जो स्टेज है, लेट्स से कि यहाँ पर लॉ नहीं आ पाया, लॉ नहीं रोक पाया आपको, और आपने कर लिया, डिमांड भी कर लिया, अब आपने डाउरी ले ली या दे दी। मज़े की बात यह है कि डाउरी देना भी एक ऑफेंस की तरीके से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में लेजिस्लेचर ने बना रखा है। यानी कि डाउरी लोगे तो उसको हम गलत मानते ही हैं, बट डाउरी देना भी एक पनिशेबल ऑफेंस हो गया। ये कहीं ना कहीं इसलिए किया गया ताकि लोगों को डेटर किया जा सके कि भाई वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का एग्जीक्यूशन सही तरीके से कराने में सहायता कर पाएँ। अगर आप देंगे तो फिर कहीं ना कहीं सामने वाले जो लेने वाले लोग हैं उनका मुंह खुलेगा, उनको मोटिवेशन, उनको इनकरेजमेंट मिलेगा। तो वो उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए इनको भी ऑफेंडर की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कि अगर आप डाउरी देते हैं सामने वाले की डिमांड पर तो भी एक ऑफेंस है। तो इनमें जो जेल है थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपने फाइनली जिस ऑब्जेक्ट से वो लॉ बना है उसी को डिफाई आपने कर दिया।
भाई अभी तक क्या था, आप एडवर्टाइज़ ही कर रहे थे, अभी आपने डिमांड ही करी थी, लेकिन अब आपने फाइनली ट्रांजैक्शन कर लिया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस है एज़ पर दिस एक्ट। तो इसमें हमने सज़ा क्या कर रखी है, कम से कम 5 साल की जेल। ठीक है, कम से कम 5 साल की जेल, या फिर एक फ़ाइन है 15,000 का, या फिर अगर आपने डाउरी का अमाउंट जो भी है वो अगर 15,000 से भी ज़्यादा का था तो फिर उतना फ़ाइन। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर का फ़ाइन हो जाएगा, या फिर 15,000 जो भी ज़्यादा होगा वैल्यू में। अगर सपोज़ करो आपने डाउरी 5,000 रुपये की ही मांगी है तो आपको खाली 15,000 का फ़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि उतना तो मिनिमम देना ही देना था। लेकिन अगर सपोज़ करो आपने 50,000 की डाउरी मांगी थी या 50,000 की डाउरी लिया दी थी, तो आपके ऊपर जो फ़ाइन लग सकता है वो 50,000 तक का लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन 3 में आपका लेना और देना दोनों ही एक ऑफेंस की तरीके से रिकग्नाइज़ किए गए हैं। फिर मोटा मोटा आपने जिन एक्ट्स को ये एक्ट रोकना चाहता है उसको समझने के बाद अब आप ये समझ लीजिए कि क्या नेचर ऑफ ऑफेंस है इस एक्ट के हिसाब से, क्योंकि फिर आप जब सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ देखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये ऑफेंस कॉग्निजेबल था कि नॉन कॉग्निजेबल था, बेलेबल कि नॉन बेलेबल था, कंपाउंडेबल था कि नॉट कंपाउंडेबल था। तो ये एक्ट बताता है कि भाई यहाँ के सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नेचर के होंगे, नॉन बेलेबल नेचर के होंगे और नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होंगे। क्या मतलब है, कॉग्निजेबल है मतलब कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर आपके ऊपर एलिगेशन लग गया तो ऑफेंस चूँकि कॉग्निजेबल नेचर का है तो आपको तुरंत जेल हो सकती है, पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, इवन विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, विदाउट द वारंट। ये आपका इस चीज़ का मतलब है। फिर नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, देखो जनरल एक मिसकंसेप्शन है कि यदि ऑफेंस बेलेबल है तो आपको बेल मिल जाएगा, नॉन बेलेबल है तो बेल नहीं मिलेगा। देखो बेलेबल में क्या होता है कि बेल इज़ योर राइट, आप अरेस्ट हुए ठीक है, बट चूंकि ऑफेंस बेलेबल है तो द मोमेंट यू अप्लाई फॉर बेल इट इज़ अ राइट कि आपको कोर्ट बेल देगा ही देगा। कोर्ट कैन नॉट डिनाई यू बेल इन दैट केस। ठीक है, बेलेबल ऑफेंसेस में। नॉन बेलेबल में ऐसा नहीं होता कि कोर्ट बेल देगा ही नहीं, बट इट इज़ नॉट अ राइट टू द अक्यूज्ड एनी मोर। तो अब अक्यूज्ड बेल के लिए अप्लाई करेगा कि साहब हमको बेल दे दीजिए, लेकिन अगर कोर्ट को उचित नहीं लगेगा तो वो बेल नहीं देगी। अगर उचित लगेगा, आप कन्विंस कर ले गए आर्ग्यूमेंट से अपने कि सब हम भागेंगे नहीं, पालन करेंगे सारी गाइडलाइंस का, सारे डायरेक्शंस का, पुलिस प्रशासन का कोई भी इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी तो करेंगे, कोई एविडेंस से छेड़खानी करने का प्रयास नहीं करेंगे, विटनेसेस को बहलाने फुसलाने का प्रयास नहीं करेंगे, लिखित में हम सब देंगे। तो कोर्ट को अगर कन्विंस आप कर ले गए कि अच्छे व्यवहार में हम रहेंगे तो हो सकता है कोर्ट आपको बेल दे दे, आपको जेल से रिहाई दे दे फॉर द टाइम बीइंग पेंडिंग दी ट्रायल। फिर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, देखो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें कोर्ट के बाहर दोनों पार्टियां मिलकर आपस में कोई समझौता कर लें और मामले को रफा दफा कर दें। ठीक है, यानी कि बहुत बहुत जो सीरियस नेचर के मामले होंगे उनको कंपाउंडेबल कभी नहीं किया जाएगा, है कि नहीं। जैसे मर्डर वाला मामला है, इसको कंपाउंडेबल कर दोगे, डकैती का मामला कंपाउंडेबल कर दोगे कि भैया बाहर अक्यूज्ड और पार्टी को मिलवा के समझौता करा दो, नहीं। जो बिल्कुल छोटे मोटे मामले हैं, बहुत ही पेटी ऑफेंसेस, उन केसेस में खाली हम कंपाउंडेबल करते हैं। इसको हमने सीरियस कैटेगरी में इसका मतलब मान रखा है, इसको हमने नॉन कंपाउंडेबल कर रखा है। यानी कि अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट हो गई फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एफआईआर और द कंप्लेंट, फिर वो रिवोक नहीं होगी अगर ऑफेंस एक बार रजिस्टर हो गया तो। ठीक है, फिर पूरा कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा ही करेगा, पुलिस प्रशासन इंटरवीन करेगा ही करेगा। तो नॉन कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस होंगे। जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है इस एक्ट में, जो थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अक्यूज्ड का हमारे जो देश में वो है कि एवरीवन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसका एक समझ लीजिए वायोलेशन या एक्सेप्शन यहाँ पे किया गया। और सेक्शन 8A में लेजिस्लेचर ने क्या किया, बर्डन ऑफ प्रूफ उठा के अक्यूज्ड पे ही डाल दिया अगर जिस चीज़ का, जिस ऑफेंस का उसके ऊपर चार्ज लगा है वो सेक्शन
3 का है या फिर सेक्शन 4 का है। अगर इन दो कैटेगरी के ऑफेंसेस का 4 अक्यूज के ऊपर लगा हुआ है तो उस केस में इट इज़ अपॉन हिम टू प्रूव कि वो ऑफेंडर नहीं है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। जनरली क्या होता है कि जो लोग ऑफेंडर पे ऑफेंस का चार्ज लगाते हैं कि भाई तुमने ये ऑफेंस किया है ना, तो वो लोग ये साबित करते हैं, यानी कि प्रोसिक्यूशन साबित करता है कि साहब इन्होंने ऑफेंस किया है, लेकिन अक्यूज्ड साबित नहीं करता है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है। अक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली नहीं आता अनलेस वो कोई डिफेंस क्लेम करे, तब एक सेकंड चीज़ हो जाती है। बट अपने ऊपर लगे गए चार्ज को मैं डिस्प्रूव नहीं करूँगा। जनरल हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो वी प्रिज्यूम हिम टू बी इनोसेंट अंटिल सामने वाली पार्टी प्रूव हिम द गिल्टी वन। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया है लेजिस्लेचर ने सेक्शन 8A में बर्डन ऑफ प्रूफ उठा के, अगर मामला डिमांडिंग वाला डाउरी का है या फिर डाउरी लेने या देने का है ना, 3 और 4, तो उन केसेस में अक्यूज्ड ये साबित करेगा अगर उसके ऊपर चार्ज लग गया कि भाई हमने ऑफेंस नहीं किया है। तो थोड़ा सा अगर इसको आप एक साथ कंबाइंड पढ़ें तो कुछ ऐसा निकलेगा प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कि चूँकि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर है, तो अगर किसी के खिलाफ सेक्शन 3 और 4 का ऑफेंस लॉज करा दिया गया तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है और उसको बेल भी मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि नॉन बेलेबल नेचर का ऑफेंस है, वो सुलटा पाएगा नहीं मामला, ठीक है। और उसके बाद अगर ट्रायल चला और उसको बेल सपोज करो नहीं मिली, लेट्स से मिल भी गई या नहीं भी मिली, क्योंकि नॉन बेलेबल है तो भाई आपके फेवर में चीज़ें नहीं हैं, आप ये प्रिज्यूम करके चलें कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो लेट्स से आपको बेल नहीं मिली, तो अब आप जेल में हैं, आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है और आप ही को साबित करना पड़ेगा कि साहब ये जो हमारे ऊपर ऑफेंस का चार्ज इन्होंने सेक्शन 3 और 4 में लगाया है, यानी कि हमने डिमांड करी डाउरी की या फिर हमने लिया या हमने दिया, साहब ये दोनों ही अपराध हमने नहीं किए, ये हमको साबित करना पड़ेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अक्यूज्ड के डिसएडवांटेज को ले जा रहे हैं प्रोविजंस, राइट। और थोड़ा सा अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं, हमारा जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, वहाँ से ये कहीं ना कहीं डेविएट कर रहे हैं प्रोविजंस। तो ये थोड़ी सी एक क्रिटिसिज्म वाली चीज़ है जो मुझे इसमें दिखी। फिर खैर फ़िलहाल ये आपका जो लॉ है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसका आपको डिटेल में मैंने जितने प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है सारे कवर करवा दिए। इसके अलावा इसमें एक ये सेक्शन 6 है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये सेक्शन बात कर रहा है कि डाउरी अगर किसी महिला के बिहाफ पे किसी ने ले ली है, जैसे कि जनरली हम मान के एग्जांपल चलते हैं कि लड़की वालों ने लड़के वालों को दहेज दिया और उस महिला के बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी उसके सास ने, उसके ससुर ने, उसके हस्बैंड ने, उसकी ननद ने, किसी ने रख ली, ठीक है। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि वो लोग उस प्रॉपर्टी को जो महिला के नाम पर मिली हैं, महिला के नाम पर भी मिली हैं या फिर डाउरी के रूप में मिली हैं, उसको एज अ ट्रस्टी रखेंगे और दे आर बाउंड टू ट्रांसफ़र इट टू द वुमन, टू द ब्राइड विद इन 3 months। अब वो 3 महीने के अलग अलग सिनेरियोज हैं, ठीक है। उसको एक बार देख लो कि भाई अगर जो डाउरी है वो शादी के पहले रिसीव कर ली गई थी तो 3 महीने शादी के बाद कम से कम आपको वो प्रॉपर्टी को वापस करके महिला को पकड़ा देना है। अगर वो जो डाउरी है वो शादी के टाइम या शादी होने के बाद उन्होंने रिसीव करी थी तो उनको 3 महीने फ्रॉम द सेड डेट ऑफ रिसीट महिला को प्रॉपर्टी को देना होगा। या फिर अगर वो डाउरी जब ब्राइड एक माइनर थी तब अगर रिसीव करी गई थी उसके बिहाफ पे किसी और के द्वारा, तब उस व्यक्ति को, महिला को जब वो 18 साल की यानी कि मेजर हो जाए उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। यहाँ पर 2-3 प्रोविजोज हैं, उनको भी समझ लो।
भाई जनरल केस में हमने देखा अगर महिला जीवित है तो 3 महीने में डिपेंडिंग अपॉन विच सिनेरियो द प्रेजेंट केस फॉल्स, आप उसको 3 महीने फ्रॉम दैट सेट डेट आप उसको प्रॉपर्टी पकड़वा देंगे। लेकिन लेट्स से कि महिला की डेथ हो चुकी है, अगर महिला की डेथ हो चुकी है तो फिर 2 सिनेरियोज निकल कर आते हैं। अगर उसने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र आपने करी नहीं और उसकी डेथ हो गई पहले ही, तो फिर 2 सिनेरियोज निकल कर आते हैं। एक, अगर वो 7 साल के अंदर अंदर मर गई है, शादी के 7 साल के अगर अंदर अंदर मर गई है, तो क्या होगा, उसके बच्चों को दी जाएगी प्रॉपर्टी, है ना। अगर उसके सपोज करो बच्चे हैं ही नहीं, तब उसके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी, लड़की के माता पिता के पास। और अगर उसकी जो डेथ है सेकंड सिनेरियो में वो शादी के 7 साल के बाद हुई है, तो क्या होगा, महिला के जो लीगल एयर्स हैं एज पर द सक्सेशन एक्ट, अगर वो हिंदू है और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से उसकी शादी हुई है, तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके हिसाब से जो उसके लीगल एयर्स हैं यानी कि उत्तराधिकारी, उनके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी अगर वो 7 साल के बाद मरी है। ये जो 7 साल वाला आप पढ़ रहे हो ये क्यों है? देखो, सेक्शन 304B ऑफ द आईपीसी जो कि डाउरी डेथ की बात करता है, वहाँ पर 7 साल के अंदर अगर कोई महिला शादी के मर जाए तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वहाँ पर डाउरी डेथ का सिनेरियो हो सकता है। अगर बाकी के कुछ क्रुएल्टी वाला साबित हो जाए तो ये प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट की डाउरी डेथ का मामला है, ठीक है। तो चूंकि 7 साल से पहले मरा तो डाउरी डेथ का मामला है, तो डाउरी डेथ का मामला किसके खिलाफ होता है भाई? महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ होता है, यानी कि उनके इन लॉज, उसके हस्बैंड, उसकी ननद, उसके फादर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ, उनके खिलाफ होता है। चूँकि अगर 7 साल के बाद वही मरती है महिला तो उसके एयर्स को मिल सकता है। अब चूंकि जो उसके एक्चुअल में हेयर्स होते हैं यानी कि उत्तराधिकारी होते हैं जनरली महिला के, उसमें उसका पति भी शामिल होता है। अब चूंकि डाउरी डेथ का मामला अगर आ गया यानी कि 7 साल से पहले उसकी डेथ हो रही है, तो अगर उसके पति को आप प्रॉपर्टी दोगे, उसी के खिलाफ मामला चल रहा है, तो ये तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसके पति को हम बेनिफिट एज लेजिस्लेचर क्यों पहुँचाएँ अगर उसके पति के ऊपर ये हमें आशंका है कि उसने अपनी पत्नी की जान जो है ले ली है, डाउरी डेथ कर दी है, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं हम कि इफ़ शी इज़ डेड बिफोर 7 years ऑफ मैरिज, तो हम उसकी उस प्रॉपर्टी को जो उसको मिलनी थी उसके बच्चों को दे देंगे और उसके माता पिता को दे देंगे, ना कि उसके ससुराल पक्ष वाले लोगों को, ना ही उसके हस्बैंड को, ना ही उसके जो एयर्स हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए 7 साल वाला जो आपका लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो मान लीजिए अब उसको प्रॉपर्टी देनी थी और नहीं दी चुकी समय से, तो जेल कितनी है, 6 महीने से 2 साल के बीच में। लेट्स सपोज कि कोर्ट ने उन लोगों को कन्विक्ट कर दिया कि हाँ भाई अब आपकी जेल हो गई, लेकिन अभी भी उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की, तो कोर्ट अलग से कह सकता है कि भाई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करिए, इनको जजमेंट में लिख के दे सकता है। और लेट्स से वो अभी भी नहीं करते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, उसी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के इक्वल मनी जो होगा, पैसा, उसको एज अ फाइन उसी अक्यूज्ड के ऊपर लगा देगा और फिर वो फाइन उससे रिकवर कराकर उन लोगों को जो इंटाइटल्ड थे उस मनी के, उस प्रॉपर्टी के, उनको पे करा देगा। तो ये आपका सेक्शन 6 है। लेकिन अब जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये है कि भाई डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट डाउरी लेने देने डिमांड सबको तो मना कर रहा है और यहाँ पर डाउरी को एक ट्रस्ट के तरीके से रखने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उन सिनेरियोज़ की बात कर रहा है, समझ लो, जहाँ पर मामले कोर्ट में पुलिस वालों के पास नहीं पहुँचे होंगे। अगर मामला डिमांड के स्टेज पर है और पुलिस इंटरवीन कर गई तो वहीं पे सब रुक जाएगा, राइट। या फिर लेने देने की बात आ गई तो वहीं पे सब रुक जाएगा, ठीक है ना। या बेसिकली पुलिस इंटरवीन कर देगी। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग भाई कहते तो है नहीं सबको शादी करनी है, और अगर आप एक ऐसे उसमें हो कि जहाँ पर आपको देना ही देना है, लेट्स से आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप नहीं दोगे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आपको छुप के उस चीज़ को करना पड़ेगा। और अगर आप छुप के करेंगे तो आप कानून की नज़रों में आएंगे नहीं, तो कोई ऑफेंस बनेगा नहीं, कोई मामला क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आएगा नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर डाउरी भाई दे ही दी गई है तो समझ लो वहाँ पर हम क्या कह दे रहे हैं कि डाउरी विल बी
डाउरी विल बी केप्ट इन ट्रस्ट फॉर द वुमन। बस उस सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो फुलफिल हो जाएंगे, मतलब कि एक्चुअल में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि डाउरी जब दी गई थी तो वो महिला के लिए ही दी गई थी और उसके बिहाफ पे बस किसी और ने उसके ससुराल पक्ष से उसको रिसीव कर लिया, उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर लिया, बट वो दी महिला के लिए ही गई थी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उन सेक्शन 6 वहाँ पे अप्लाई कर जाएगा और आपको प्रॉपर्टी महिला को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी विद इन 3 महीने। अगर शादी के पहले है तो क्या, शादी के बाद है तो क्या, और अगर माइनर थी तो क्या, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। डिटेल के लिए आप सेक्शन 6 को देख सकते हैं ताकि आपको जो करेक्ट वो है वो मिल जाए। बाकी मैंने इसमें कुछ ट्राई किया है कि कुछ भी मिस ना हो। तो आई होप आपको ये लॉ समझ आ गया होगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके थोड़े से जो डिसएडवांटेजेस, जो क्रिटिक थे, वो भी मैंने इसमें डिस्कस किए। बर्डन ऑफ प्रूफ, अक्यूज्ड, प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला पॉइंट भी हमने डिस्कशन में किया। एंड इसमें अब किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो बधाई हो, आपको एक नया लॉ आज समझ आया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।